नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान के अंदर हमने जो प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालने का तरीका निकाला है वो बड़ा ही हैरान कुन है। कभी हम आपस में बैठ जाते हैं 10-10 रुपए जमा करके, चंदा करके हम जो है वो कोशिश करते हैं कि डैम बना लें। हाँ, हमारे मुल्क के अंदर ये मुनफरिद चीज़ हुई, हमने 10-10 रुपए इकट्ठे करके डैम बनाने की कोशिश की। यकीन करें मस्जिद के अंदर नलका नहीं लगता 10-10 रुपए चंदा करके, लेकिन हमने ये काम करके भी देख लिया। खैर, एनीवे, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमारे मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ रही है तो हमने उसका सोल्यूशन निकाला है, बॉयकॉट। अब मेरे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। मैंने सोचा कि सब लोगों को मैं बॉयकॉट कर दूंगा जो मेरी प्रॉब्लम की जड़। जैसे प्रोग्राम में मेरी तवज्जो हट जाती है, एजाज का बॉयकॉट, चिंटू का बॉयकॉट, जो मेरे सामने आए मैं उसका बॉयकॉट कर दूं। क्या मसले का यह हल है? हर मसले का उल्टा हल। लेकिन यह कि मैं लोगों की नीयत को डाउट नहीं करता। देखो, आपके मुल्क के अंदर माहौलियाती आलूदगी का कितना बड़ा मसला है। आप ये अंकल आंटियां निकल आते हैं गली महलों के अंदर और वो बोलते हैं हम पौधे लगाएंगे और दरख्त लगाएंगे, उससे जो है वो हमारे माहौलियाती आलूदगी ख़त्म होगी। यकीन करें, कराची का अलमिया ये है कि कराची वाले जो हैं उनकी जो मैं कहूँगा कि जो फ़हम व फरासत है वो भी बड़ी महदूद है और बसीरत भी बड़ी महदूद है। अरे भाई, अगर तुमने दरख्ती लगाने हैं तो ये मलीर नदी और लियारी नदी के अंदर लगाओ, अपनी गलियों के अंदर लगा के क्या हासिल करोगे आप? सोचने वाली बात है ना। सारा इलाका खुला है, पानी जा रहा है, ज़ाया हो रहा है पानी। लेकिन इसीलिए मैं कहता हूँ कि यार, एक दफ़ा मुश्तरका तौर पर तमाम अहले कराची को, अहले पाकिस्तान को किस चीज़ को सलाम किया है खुद समझ जाएं। आपकी ज़ानत की लेवल चेक करें यार। आप धुआं फैक्ट्रियों से निकल रहा है, आप दरख्त लगा के मसले का हल निकालना चाह रहे हैं। महंगाई अगर है आपके मुल्क के अंदर, एक मैं बात कर रहा हूं, छोड़ो यार, आप लोगों को समझाना बेकार है। जिस मुल्क की इस्लाह मुमकिन ना हो, कौम की इस्लाह मुमकिन ना हो, ऐसी बेवजह उनको कौन अकल की बात बताए? सॉरी, मैं भी दूसरों की तरह बैठ जाता हूं, दुकान लगा के इनको लूटते हैं। और नहीं तो क्या, आजकल परचून किरियाने का काम टॉप का काम है। मैंने तो चलाया, परचून किरियाने की दुकान भी चलाई है। मैं बता रहा हूं आपको, ये एजाज हैरान हो रहा है भाई। हर जगह की मैंने जो है ना खाक छानी है, धक्के खाए, ठोकरें खाई, फिर पता लगा है नोटू बहुत है। ये मैं बताऊं, ग्राहक होना चाहिए बस दुकान में, इतना नोटू है, मिलावट दबा के करो। मैं आपको सच बताऊं, वजन में तोल में गड़बड़ करो, अवाम बेवकूफ़ है। पाकिस्तान की अवाम पैदल बिल्कुल 1 किलो लिखो 800 ग्राम डाल दो, ये इस पर लड़ते रहेंगे कीमत कम करो। पता ये लगा कि किलो की जगह 800 ग्राम की थैली बेच दी। ना कोई वजन करके चेक करेगा, ना कोई पूछने आएगा, और जो आए ना उसका एक हल है मेरे पास। मैंने क्या किया कि देखो, मैंने लोग कलर कापी बनवाते हैं, मैंने आईडी कार्ड की मैंने कलर कापी बनवाई है। ये देखो, जहां कोई आकर मुझे कहता है ओए क्या कर रहे हो, मैं देखो उसको आईडी की कलर कापी दिखा देता हूं। वो कहता है फोटो किसकी है? मैं कहता हूं ये फोटो मेरी ही है, गौर से देख, रख ले। हर काम हो जाता है। यकीन करें, गाड़ी में जा रहा होता हूं, पुलिस वाला रोकता है, कहता कहां जा रहे हो, कौन हो? मैं कहता हूं ड्राइविंग लाइसेंस। कहता फोटो किसकी है? मैंने कहा मेरी ही है, रख ले। सर, आपको क्या बताऊं कि क्या क्या मजे हैं पाकिस्तान में, जो चाहो करवा लो। बस आपके पास ये चीज होनी चाहिए जो मैंने आपको बताई है। ये मैं छुपाता नहीं हूं, बिल्कुल खुली मारता हूं। रोजे में तो बिल्कुल ही झूठ नहीं बोल सकता। आपको पता है, बुजुर्ग ने मुझे दुआ दी कि टीवी पे जब भी तुम जाओगे तुम झूठ नहीं बोल सकोगे। पता नहीं क्या असर हुआ उसका। मैं कोशिश भी करता हूं तो इशारे सच बोलते। मैंने इसीलिए अब मैं झूठ बोलता ही नहीं, मैं टीवी पे आके सच ही बोलता हूं, क्योंकि फिर और कोई इशारा गलत मलत निकल जाए, इससे बेहतर ये सिर्फ सच बोलो। अब मुल्क का देखें, मुल्क का जो सत्यानाश हुआ है, मैं बता रहा हूं, सनती तरक्की हुई नहीं इस मुल्क के अंदर। आपको बड़ी फैक्ट बात बताऊंगा बिल्कुल। देखो, आंखों देखा मैं आपको यह हाल बता रहा हूं कि मुल्क की मईशत का बिल्कुल बेड़ा गर्क है। और आज से नहीं, जब से मैं बचपन से देख रहा हूं, यह मुल्क सिर्फ प्लाटों पे चल रहा है। यह यकीन करो, जमीन बेचने के पीछे, कब्र की जमीन भी बेचते हैं हमारी कौम के लोग। मैं आपको सच बोल रहा हूं, यह कौम मुझे डे 1 पता लग गया। लोग मुझे कहते हैं, मैं कहता हूं इसमें कोई गलत चीज नहीं है। कौमों की इस्लाह करना ये तो अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और मैं तो एक छोटा सा एंकर हूं। गलत कह रहा हूं क्या मैं आपको बता रहा हूं, मैंने देखा इस मुल्क के अंदर सनत कोई लगी ही नहीं हुई। मैं आपको बता रहा हूं, इस मुल्क में कुछ सनत ना होने के बराबर है।
खाली ड्रामा है, बातें करवा लो इनसे। ये सिर्फ हाउसिंग सोसाइटियां, प्लाट बनाने वाले, शादी हाल बनवा लो इनसे, ठीक है, और घर में क्रिकेट की टीमें जमा कर लो, और कुछ भी नहीं। इंडिया वाले हमारी क्लिपें ऐसी ही चला रहे हैं। अबे तुम भी यही लोग हो, तुम्हारा डीएनए भी यही है। तुम्हारी अभी छित्रौल कर दी ना, बंदे के पुत्र बन जाओगे, और नहीं तो क्या। ये इंडिया यूट्यूबर मेरे क्लिप चलाते हैं, और तुम कौन से बेहतर हो भाई? वही रंग है तुम्हारा भी हमारा भी, खुश हो रहे हैं। दूसरी बात ये कि आप समझें, आपके मुल्क में सनती तरक्की कोई नहीं हुई, 0/0। आपके मुल्क में सनतें चल ही नहीं रही, ये मैं आपको क्लियर कट बता दूं। आपके मुल्क के अंदर ना कभी सनत थी, ना है, ना होगी। आप सिर्फ और सिर्फ, मैं आपको बता रहा हूं, प्लाटों, हाउसिंग सोसाइटियों पे चलेंगे। खान साहब को भी किसी ने यही बताया, मैं गलत बोल रहा हूं क्या? देखिए, अब जब से गवर्नमेंट आई, इन्होंने तो कभी बात ही नहीं की सनत की। यार मैं हैरान होता हूं, कमाल है यार, कमाल है। मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस, मैं आपको सच बताऊं, मुझे कॉन्फिडेंस था 2 लोगों के ऊपर के 2 लोग मुल्क ठीक कर सकते हैं। एक, मुझे कॉन्फिडेंस था कि इमरान खान मुल्क ठीक कर देगा, उसके दौर में बेड़ा गर्क हो गया। अब बंदा अच्छा है, मुझे पसंद है, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन मुल्क का उसने बेड़ा गर्क कर दिया। दूसरा, मुझे कॉन्फिडेंस था शहबाज शरीफ के ऊपर कि शहबाज शरीफ मुल्क ठीक कर देगा। यकीन करो, लोग मजाक समझते थे। मैं कहता था वज़ीर आज़म इमरान खान हो, वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ लगा दो, लोग हंसते थे। मैं कहता था ये 2 काम करने वाले लोग हैं, लेकिन यार कोई रिजल्ट ही नहीं निकल रहा यार, क्या करूं मैं रिजल्ट ही नहीं निकल रहा। मैं आपको बता रहा हूं, इस मुल्क में 2 डूअर हैं, मैं मुंह पे बोल रहा हूं सबके। 2 डूअर हैं इस मुल्क के अंदर। डूअर के माने वो होते हैं जो काम करके दिखाता है। 2 लोग हैं जो इस मुल्क के अंदर काम कर सकते हैं, इमरान खान और शहबाज शरीफ। अगर दोनों नहीं कर पा रहे तो भाई फिर आप समझो कि आगे आप खुद समझ। नहीं, मैं बड़ी क्लियर कट बात करता हूं, मैं घुमाता फिराता नहीं हूं, लगी लिपटी नहीं रखता, बिल्कुल क्लियर कट बात करता हूं। मुझे कॉन्फिडेंस है, मैंने काम करते देखा है बंदे को, मुझे पता है शहबाज शरीफ को काम करने का तरीका आता है। मैं आपको क्लियर कट ये बात बता रहा हूं। अगर ये बंदा भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा, इसका मतलब है कि ये नैया, उर्दू की कहावत है, गई भैंस पानी में। नहीं, मैं फ्रैंक बात आपको बता रहा हूं। देखो, ये पॉसिबल नहीं है ना। आपके मुल्क के अंदर एक आदमी अपने एक ट्रैक रिकॉर्ड से ये साबित कर चुका है कि वो काम करके दिखा सकता है, और उस शख्स का नाम है शहबाज शरीफ। मैं आपको सीधी सीधी बात बता रहा हूं, पार्टियां वाटियां मैं नहीं खेलता। पंजाब के अंदर बंदे ने सूबे को चलाया, सूबे को ठीक से चलाया, यकीन करो पंजाब को ट्रांसफॉर्म करके रख दिया शहबाज। जो मानने वाली बात है यार, मानो ना, शहबाज शरीफ ने मुल्क को ट्रांसफॉर्म करके रख दिया। इसने मुल्क को जो है ना, मैं आपको बताऊं, आप सुबह पंजाब जाएंगे ना, आप हैरान रह जाएंगे इस बंदे का काम देख। इसने इतना काम किया, लोग कहते हैं लाहौर तक किया, मैं कहता हूं यार लाहौर तक किया है, लाहौर के आसपास किया, कुछ इलाकों में। हमारे शहर सरगोदा को बदल दिया यार इसने, मैं आपको बता रहा हूं। हमारे शहर सरगोदा से ही एमपीए भी थे, ये एमपीए होकर ही चीफ मिनिस्टर बने थे। फिर उसके बाद पता नहीं मुझे दूसरी ये अभी वाली सीट कौन सी थी, लेकिन इससे पहले सरगोदा वाली सीट पे ही हमारे सीएम बने थे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, उसके अलावा आप देखें सियालकोट को भी इन्होंने काफ़ी इंप्रूव किया, काफ़ी शहरों को यार इंप्रूवमेंट दिया बंदे ने। फैसलाबाद में भी इंप्रूवमेंट लेकर आया। जितने हमारे शहर से जितने लोग होते हैं वो कहते हैं यार आप हमारे शहर का नाम लिया करें। पाकिस्तान के सनती हालात कभी भी ठीक नहीं थे, बिल्कुल सच बात कर रहा हूँ आपसे, क्लियर बात। पाकिस्तान के सनती हालात कभी भी ठीक नहीं थे। पाकिस्तान की सनती तरक्की जो है वो 2 अदवार में थोड़ी बेहतर हुई, लेकिन हालात कभी भी ऐसे नहीं हुए कि जिन्हें आउटस्टैंडिंग कहा जा सके। खैर, हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। जनाब फराजुर रहमान साहब सदर काटी के बजरिया टेलीफोन लाइन हमें ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि शहर में रश बहुत ज़्यादा है और मैं आपको बता सकता हूँ कि सड़कों के ऊपर ऐसी सूरत हाल है कि आप खुद हैरान होंगे। जी फराजुर रहमान साहब, वेलकम करता हूँ आपको शो में। थैंक यू भाई, थैंक यू। और फराजुर रहमान साहब, इसी से शुरू करते हैं कि शहर कराची का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का है ही नहीं और इसकी ट्रैफिक मैनेजमेंट ऐसी है नहीं। तो आप मुझे बताएं कि ये सनती शहर है, तिजारत का मरकज़ है, यहाँ के हालात कैसे बेहतर होंगे जब इसकी बुनियादी ट्रैफिक और ट्रैफिक मैनेजमेंट के मसाइल ही हल नहीं है? क्या कहते हैं आप? जी बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो आपका बहुत मशहूर है, आप जो है वो इंडस्ट्री के मसाइल और उनकी तमाम चीज़ों पे बड़ा गहरी नज़र रखते हैं और माशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि उनको आप जो है वो लोगों को, मतलब हुकूमत तक या उस तक ये पहुँचाए हमारी आवाज़। तो उसके लिए मैं आपका बड़ा मशहूर हूँ। दूसरी बात ये कि इस वक्त बिल्कुल सूरत हाल ऐसी है कि मतलब सही कह रहे हैं आप, ट्रैफिक का जो मामला है कि इसके अंदर जो है वो ये जो आदमी का मतलब बेसिक समझ लें कि इंफ्रास्ट्रक्चर, तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपकी बेसिक नीड होती है ना। लॉ एंड ऑर्डर है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, पानी है, बिजली है,
अब हम इसी में ही 75 साल हो गए पाकिस्तान को, और अब इसी में फंसे हुए हैं। हम आज तक यही सोच रहे होते हैं कि यार किस तरह से हम यहाँ से निकल रहे हैं, उधर जाएंगे तो रास्ते में फंस जाएंगे। ट्रैफिक के मामलात हैं, ये बड़ा अजीब जो है ना सूरत हाल है। यानी अभी मैं आता हुआ ये सोच रहा था कि हम आज तक अपने गटर के ढक्कनों को संभाल के रखने की पोजीशन में नहीं है, और गटर के ढकने जो चोरी हो रहे हैं तो उसके पीछे किसका हाथ है? यानी एक माफिया का हाथ होगा, वो यहाँ से उठते होंगे तो वो जी जाते जी। होंगे, बिकते होंगे, तो फिर वापस सर्कल घूमता होगा, फिर वापस आके लगते होंगे। तो बात ये क्या इतनी बड़ी मशीनरी, 150 इदारे, ये क्या करने के लिए बैठे हैं? मतलब बात ये कि एक इदारा है और उसने बैरियर टाउन जो है वो एक और मतलब आधा शहर जितना बना दिया। इदारा एक है, हर पोस्ट पे एक ही बंदा है, और वो वहां तो गटर के ढकने नहीं चोरी होते, वहां तो रोड के पैचेस नहीं होते, वहां भी टैक्सेस ले रहे हैं, वहां भी सारी चीजें ले रहे हैं, वहां भी बिजली के पैसे ले रहे हैं, वहां भी पानी के पैसे ले रहे हैं। तो भाई बात ये कि यहाँ पे इतने अवामी नुमाइंदे प्लस इतने सरकारी नुमाइंदे होने के बावजूद आपको बेसिक फैसिलिटी नहीं है। बाकी में एक सवालिया निशान है, एक सवालिया निशान है। बहुत ही आम बात की आपने जी। जी, तो बस ये है चीजें, और बाकी तो आपको सनतों का हाल अपने अच्छा, तो सामने एक आपको भी गुजारिश पता है। आपसे कर देते हैं फिर। ये कहते हैं कि पीर बाबा ने, जहाँ आप जिस हाउसिंग सोसाइटी का जिक्र कर रहे हैं, जारी बात है पीर बाबा की हाउसिंग सोसाइटी है, तो पीर बाबा को कोई इंडस्ट्रियल एरिया भी दे देते हैं, या वो अपना एक अपना इंडस्ट्रियल एरिया बना लें। हम देखते हैं, मेरे ख्याल वो बड़ा अच्छा मैनेज करेंगे। तो आप ये सलाह मशवरा दें पीर बाबा को कि भाई एक इंडस्ट्रियल एरिया भी आप बना लें। हाँ, यकीनी तौर पे अब ऐसे ही को मशवरा देना पड़ेगा, मगर इसके अलावा भी इंडस्ट्रियल एरिया अच्छे हैं, अप्रोच अच्छी नहीं। बात ये इंडस्ट्रियल एरिया अपने, यानी हम खुद आप खुद कोरंगी में बैठे हैं और आप देख रहे हैं कि कोरंगी इटसेल्फ एक बड़ा डायनेमिक एरिया है ना, मतलब एक मतलब जिसको आप कह सकते हैं कि कुदरती ज्योग्राफी के हिसाब से बेहतरीन एरिया। मगर क्या होता है कि जब उसके अतराफ सही नहीं होते, जब उसमें बारिशें होती हैं तो पानी अतराफ में भर जाता है, जिसकी वजह से बाहर निकलने प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक यू की पोजीशन में आके हम खड़े हो जाते हैं, और हम जो है वो समझते हैं जजीरा नुमा इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर आ जाते हैं जब बरसात का वक्त जी होता है। जी, बिल्कुल सही तो फरमा रहे हैं। इन्हीं चीजों को अगर एड्रेस कर लिया जाए, तो जो यानी आप अंदाजा करें ना कि 1900 मेरा ख्याल है ये 65 के अंदर ये इंडस्ट्रियल एरिया लॉन्च हुआ है। 65 70 के 71 72 के अंदर 70 के अंदर ये एसोसिएशन का वजूद आया। ठीक है, उस वक्त से लेके आज तक यानी एसोसिएशन मुसलसल अपनी काविशों में लगी रही, तो आज जाके ये इंडस्ट्रियल एरिया को आप देखते हैं तो कुछ इदारे भी ऑन कर रहे हैं, तो बाकी सारी चीजें भी हैं। मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कभी प्रोवाइड करने की कोशिश ही नहीं की। आप मलेशिया चले जाएं, आप दूसरे मुल्कों में जाएं, आप वहाँ पे वो आपको बिजली भी देंगे, प्लॉट भी फ्री देंगे, बोलेंगे कौन सी टेक्नोलॉजी ला रहे हो, कौन सी इंडस्ट्री ला रहे हो। ठीक है ना, यहाँ पे जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे कोई बेनिफिट नहीं है। तो बात ये कि मुल्क इस तरह थोड़ी चला करते हैं। मुल्क चलाने के लिए कॉन्क्रीट पॉलिसीज चाहिए होती हैं, और सबसे पहले तो मुहिब्बे वतनी चाहिए होती है। मुहिब्बे वतनी नहीं है ये लोग। ये तो फराज साहब इस चीज़ को तो फिक्स नहीं कर सकते। आपके अपने, आपको पता है सनतकार बहुत सारे हैं जो दोहरी शहरियत के मालिक हैं, तो जाहिर बात है वो तो फिर शहरियत 2 होने से 3 होने से जो है आपको एक्सेस रखना पड़ता है ना अपने पास। बात ये है कि अगर आपको यहाँ से जर्मनी जाना है और आपको जो है वो वैसे वीजा नहीं अप्लाई करना, तो आपको दूसरी शहरियत होगी, तो आप सुकून से ऑन अराइवल वीजा मिल जाएगा, आपका बायर वहाँ पे फौरन आपको अप्रोच कर लेगा। बात ये दोहरी शहरियत हमको शौक से थोड़ी रखते हैं। जी जी जी, मंतक है, जाहिर बात है इस बात में भी एक मंतक है, एक वजन है। बिल्कुल, बात ये अप्रोच ये है कि हमारे यहाँ कोई बायर आने को तैयार नहीं है, या हम बुलाने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमें उसकी सिक्योरिटी का इशू, हमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी फैक्ट्री दिखा के परेशान होने का इशू, तो हम उसको कोशिश करते हैं भाई दुबई बुला लें, ठीक है ना, वहीं से उसको निपटा दें। तो आज बहुत आपने सारी आना चीजें था हैं। तो मैंने यही जहन में सोचा हुआ था कि कुछ सजेशंस होते हैं हमेशा कुरंगी के, जो सुदूर होते हैं काटी के, उनको हम वो देते हैं। इस दफ़ा भी आपके सामने इस्तदा रखना चाहूँगा कि चूँकि आप भी यहीं हैं, हम भी यहीं हैं, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर ये जो नदी बहती है इसके साथ साथ जो है अगर अर्बन फॉरेस्ट लगा दिया जाए, दरख्त उगा लिए जाएँ तो बड़ा अच्छा होगा। एक तो ये है कि उससे फिर फ्यूचर के अंदर अगर कभी इंक्रोचमेंट हो तो वो भी रोकी जा सकती है। तो इतनी फर्टाइल ज़मीनें ज़ाया हो रही, यहाँ पे दरख्त लगा लिए जाएँ। और दूसरी आपसे गुजारिश ये थी कि वाटर रिजर्वायर बना लिया जाए कुरंगी के लिए यहीं पर, क्योंकि जब
नदी में तुगयानी आती है तो पानी बहुत सारा जमा हो जाता है, इस तक के कासवे तक डैमेज होता है। तो अगर वाटर रिजर्वायर बना लेंगे तो पानी का ज़ख़ीरा भी हो जाएगा और यहाँ पर जो इरोजन की वजह से बार बार कासवे डिस्टर्ब होता है वो भी नहीं होगा। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और बाकायदा इसके ऊपर मैं कल एक आर्टिकल पढ़ भी रहा था। इस पे वर्किंग चल रही है और अर्बन फॉरेस्ट के हवाले से तो ऑलरेडी चल रही है। जाहिर सही साहब हमारे फॉर्मर चेयरमैन है, काइट लिमिटेड के सीईओ भी हैं, तो वो इस पे काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी यहाँ इसकी बाकायदा कमेटी बनी हुई है, अलाव वगैरह के इश्यूज हैं। असल में यहाँ मसला ये है कि आप ब्यूटिफिकेशन करते हैं तो उसको तोड़ने आ जाते हैं कि नहीं नहीं आपने ब्यूटिफिकेशन कर दिया, आप चलान भरे, नहीं तो हम तोड़ के चले जाएंगे, यानी अनब्यूटिफाई करके चले जाएंगे। यहाँ कानून इस किस्म का है, ठीक है ना। तो इसलिए हमें भी इदारों की एनओसी चाहिए होते हैं। तो सिर्फ अर्बन फॉरेस्ट को लगाने के लिए भी हम पिछले 3 साल या 4 साल से इस प्रोसेस में चल रहे हैं और अभी तक हमें कोई बाकायदा से उस पर एनओसी नहीं मिली है। वो मिल जाए जैसे ही तो हम उस पर काम शुरू कर देंगे, अपनी मदद आपके तहत। अच्छा, एक गुजारिश और भी थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद तशरीफ लाए थे, तो यहाँ पर आपको पता है यहाँ से हाईवे तक मलिर एक्सप्रेसवे भी तैयार की जा रही है। तो एक सजेशन ये है कि कोरंगी को इस तरह जो है वो जगह जगह पर फिर उसके साथ जोड़ दिया जाए, और चूंकि अभी वो तैयार नहीं है तो जो मेन रोड नेटवर्क्स हैं वहां से जोड़ दिया जाए। क्योंकि अगर आपने कोरंगी आना है किसी ऑल्टरनेटिव रास्ते से तो आपको फिर आगे जाके शाह फैसल से आना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से 2-3 पुल बन जाने चाहिए जिससे आसानी पैदा हो जाएगी लोगों को कोरंगी तक पहुंचने में। इस पे तो अभी मुर्तजा वहाब और इन्होंने यकीन दहानी कराई है कि जो पुल वगैरह के हवाले से, और मैं समझता हूँ कि उस पर काम इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। और मरीर एक्सप्रेसवे के हवाले से भी कुछ चीज़ें जो क्विक के प्रोजेक्ट के अंदर भी हैं और बाकी जो है वो चीज़ें चल रही हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी आएगी। आपकी वो पिछला सवाल जो है उसका जवाब इनकम्प्लीट था तो रिजर्वायर के हवाले से, जो कि बहुत तवज्जो का बायस है ना, यानी तवज्जो उस पर होनी चाहिए हुकूमत की भी, हमारी भी। देखिए हमारे रिसोर्सेज जो है वो हम इस बात को उठा सकते हैं, मगर वो ये जो है ना बेसिकली ये जो नदी की तो पानी खत्म हुआ है और वहाँ से जो रेती उठी है उसकी वजह से वहाँ जो वाटर लेवल पूरे कराची का डिस्टर्ब हुआ, ठीक है ना। और उस सिलसिले में अगर वहाँ पे पानी वगैरह की रिजर्वायर बन जाए और जिस तरह अपनी मदद आपके तहत छोटे डैम्स बन जाए, ठीक है ना, कि जिससे जो है वो पानी जो है वो उन एरियाज को जो है वो सप्लाई हो सके जो उस एरिया के अंदर। मैं समझता हूँ कि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के पानी का मसला तो वहीं से हल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ना सिर्फ ये बल्कि आप इसके बाद है क्या, इसके बाद आगे जाके जो है वो समुद्र में गिर जाता है पानी, ठीक है, सारा जो है वो बदबूदार पानी में तब्दील हो जाता है, इंडस्ट्रियल फसलें में तब्दील हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी मैं समझता हूँ सजेशन है, इस पे काम होना चाहिए। फराजुर रहमान साहब, बात अब इससे आगे भी थोड़ी सी हमें सोच के करनी पड़ेगी। वो ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि मुल्क की मईशत को इस वक्त दरपेश बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। अनफॉर्चुनेटली जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं यहाँ पे लैंड प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। हमें ऐसे इंडस्ट्रियल एरियाज़ चाहिए होंगे जहाँ पे अफोर्डेबल हो। अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरियाज़ बन रहे हैं वो शहर से कोई, टू बी वेरी फ्रैंक, 2 घंटे दूर, 1.5 घंटे दूर की मुसाफत के ऊपर बन रहे हैं। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, कौन 3,000 रुपये 4,000 रुपये देकर वहाँ जाएगा और वहाँ से आएगा। और आपको पता है डीजल पेट्रोल से भी ज़्यादा महंगा हो गया है। तो अगर मुझे सामान की तरसील शहर से ही उस इंडस्ट्रियल एरिया में करनी पड़ेगी जो हमारे शहर में ही होगा, तो यू कैन इमेजिन कि उसकी कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी। तो मेरे ख्याल से दैट्स नॉट प्रैक्टिकल। कोई और तरीकाकार निकालना पड़ेगा ताकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सके। सिटी में बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो कि अनटैप्ड हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलप किए जा सकते हैं। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और इससे हमारा हाल ही में जो है वो इस पे बात भी चल रही है, हमने लेटर भी लिखा है और रेवेन्यू बोर्ड को भी, और साइट पे भी बात हो रही है, इंडस्ट्रीज के हवाले से केडीए से भी बात चल रही है। तो एक इंडस्ट्रियल एरिया की एक्सटेंशन हम चाहते हैं। और कॉटेज इंडस्ट्री के हवाले से देखें, कॉटेज इंडस्ट्री का फिर भी मैं समझता हूँ कि वो ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं कि जिनके लिए आपके पास जो है वसाइल उनके नहीं होते, मगर वो उनका कंट्रीब्यूशन में, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन उनका सबसे, ठीक है ना। अगर वो छोटी इंडस्ट्रीज हैं, 120 गज, 200 गज, 500 गज, 800 गज, तो हमें उनको भी मौका देना पड़ेगा, क्लस्टर देना पड़ेगा उनको। तो उसके ऊपर भी काम चल रहा है। बाकी बड़ी इंडस्ट्रीज के हवाले से जाहिर है कि वो एक कंडक्टिव इन्वायरमेंट, और फिर एक इंडस्ट्री का लगना, और लगने के बाद 2-3 साल 4 साल के बाद वो रनिंग पे आती है,
तो हमें कंडक्टिव एनवायरनमेंट ये चाहिए होगी कि पॉलिसी हमारी सेम रहे। जी बात ये वो इंडस्ट्री लगती है, जब तक वो चलने के काबिल होती है तो आप जो है वो पॉलिसी चेंज कर देते हैं। तो इसकी वजह से जो है वो बहुत सारे मसाइल का सामना जो है वो करना पड़ता है। और बाकी जो आप कह रहे हैं दूर इंडस्ट्रियल एरिया और करीब के हवाले से, तो यकीनी तौर पे ये जिस जमाने में कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया या साइड इंडस्ट्रियल एरिया बने थे तो उस वक्त ये दूर ही हुआ करते होंगे, मगर उसके बाद आबादियां उसके साथ सिमटती रहती हैं और जी, जी, आबादियां आते रहती हैं उसके साथ। तो ये जरूर रखना चाहिए कि इंडस्ट्रियल एरिया के साथ एक आबादी का अच्छा प्रोविजन हो वहाँ पे कि लोग आ सकें, बच सकें। शुरू में तो ये सारी मुश्किलात का सामना करना ही पड़ता है। अब जैसे आप नूरियाबाद की मिसाल ले लें तो नूरियाबाद भी एक तवील अरसे से जद्दोजहद में लगा हुआ है और एक वक्त आएगा कि वो भी आबाद हो जाएगा। मगर जाहिर है बड़ी इंडस्ट्रीज जो है उनके वसाइल अलग होते हैं, उनकी जगह के हिसाब से उनके मामला अलग होते हैं। मगर कॉटेज इंडस्ट्री को बहरहाल शहर के करीब रखना जरूरी है, क्योंकि उसमें ये जो आप 2000 और 4000 के पेट्रोल की और ये सारी बातें जो कर रहे हैं ये उस पर फिट आती हैं ना। नहीं, अब तो प्रैक्टिकल तो- देखे ना, अब आपके सामने चीज़ है सर कि अब तो प्रैक्टिकल ही नहीं रहा ना इंडस्ट्री दूर लगाना शहर से। अगर आप शहर में काम कर रहे हैं मतलब दैट इज, अगर तो अब तो आप देखें प्रैक्टिकली गोदाम तक प्रैक्टिकल नहीं रहेगा कि अगर आप शहर से बाहर इतनी मुसाफत पे बनाएं, क्योंकि यू नो दैट द कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज गोइंग अप सो मच। मैं तो बल्कि ये तजवीज़ करता हूँ, बल्कि आपसे भी कहूँगा कि आप, मुझे पता है आप चीफ मिनिस्टर हों, गवर्नर हों, कमिश्नर हो, सबके साथ आपका राब्ता जो है बराह रास्त है, तो आपको चाहिए कि आप ट्रेन स्टेशन भी बल्कि कुरंगी की एक्सटेंशन क्रिएट करें ताकि जो है कुरंगी से माल की तरसील बराह रास्त हो। बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ को इसी तरह जो है कनेक्ट करना चाहिए, मेरा ख्याल है। आगे आपकी राय। जी, बात ये है कि उसको इंडस्ट्रियल एरिया को कनेक्ट करने के लिए हम दूसरे तरीके कार पे भी काम कर रहे हैं और इसमें जो है वो ये था कि जाहिर है क्योंकि मशीनरी है वो आपको पता है इनका चीजें टाइम लगती हैं। इस पे डिस्कस हुआ था कि किसी तरीके से जो हम क्रीक वाला एरिया है इसको भी हम यहाँ पे जो है वो सब पोर्ट का डिक्लेयर कर दें, ताकि जो बहुत सारा जो हमारे तरसील सामान की तरसील के लिए जो ट्रकों की आमदोरफ्त है वो कम हो जाए और वहाँ से LCL FCL कार्गो या वहाँ से जो है वो मतलब ये कि एक शेड बन जाए जहाँ से जो है वो चीज़ों की तफसील आसान हो जाए एक्सपोर्ट के हवाले से, इम्पोर्ट के हवाले से, ठीक है ना। मगर ये कि अभी उसको मतलब ये कि उसमें थोड़ा सा ताख़ीर है और उसमें टाइम लगेगा, मगर ये कि इंडस्ट्रियल एरिया में कनेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिंग रोड की सतह पे इसी तरह से कनेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखें जो लियारी जो मलिर एक्सप्रेस वे जो बन रहा है इससे भी उम्मीद है कि कुछ बेहतरी आए और शहर, अब आप थाईलैंड चले जाएं, जितने पुराने शहर हैं, मलेशिया चले जाएं, तो यहाँ शहर के ऊपर शहर बना हुआ जी। यानी आपने देखा होगा कि पुरानी आबादी को ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की है उन्होंने, वो ऊपर उन्होंने एक्सप्रेस वेज बना दी। जी जी। तो अगर आपको एक्सप्रेस वेज की तरफ जाना पड़ेगा, मगर उसकी बात आपकी भी सीखे कि फ्यूल जो है वो इतना महंगा हो गया है और प्लस ये कि यहाँ पे पर कैपिटल इनकम जो है वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, और उसके हिसाब से जो हमारी मोटरसाइकिलों की जो रोजाना के हिसाब से चीजें बढ़ रही हैं और ट्रैफिक का सूरत हाल जो है वो अंडर कंट्रोल नहीं आ रही। यहाँ तक कि आज जो है वो 1 घंटा मैं कोशिश करता रहा कि मैं आपके पास पहुंच जाऊं और मैं पहुंच नहीं पाया। तो ये सारी चीजें जो है ये भी जो है ना वो देखने की जरूरत है। बिल्कुल दुरुस्त। सारी चीजों को जो है एड्रेस करते हुए वही कह रहा हूँ ना कि एक दफा आप एक प्लान देते हैं, फर्ज करें कि मास्टर प्लान भी एक दफा प्लान देते कि जी अगले 20 साल तक हमने ये चीज इस तरह से करनी, ठीक है। लोग अपनी, अब देख होता क्या है कि उसमें भी अपॉर्चुनिस्ट लोग जो है वो अपॉर्चुनिटी लेते हैं, जिनको बाइक लक अगर कोई बेनिफिट मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज मास्टर प्लान को भी पोशीदा रख दिया जाता है। तो आप ये सबसे पहले जो है वो सारी चीजें हो जाए, 20 साल तक का मास्टर प्लान क्लियर सबके सामने हो, सबको पता हो कि जी इस तरह इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल के ऊपर वो ओपन हो। फिर उसके बाद जो है वो तमाम तर वसाइल, इंडस्ट्री के वसाइल, बिजली, पानी, गैस के ऊपर जो है वो तवज्जो दे, ठीक है ना, उसको आप एक किसी लेवल पे लेके आए। और यहाँ मैं समझता हूँ कि उसके बाद जो है वो जो है इस मुल्क को 10 साल या 15 साल की एक रेगुलर पॉलिसी मिले, तो आप यानी सियासी जो भी लोग आते हैं या जाते हैं उससे कोई फर्क ना पड़े उन पॉलिसीज के ऊपर। तो मैं बड़ी अहम बात हो रही है, लेकिन अब ये कि इस बात को हम मुकम्मल करेंगे यहीं स्टूडियो के अंदर, आगे आने वाले हफ्ते के अंदर आप ज़रूर तशरीफ़ लाइए और हम कोशिश करेंगे कि यही जो मौज़ूआत हैं इनको हम मुकम्मल भी करें और मज़ीद भी और मौज़ूआत पर गुफ्तगू करें। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर भाई टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।